ग्रांड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की जो है ना, ये टर्की की लेजिस्लेचर है। इसका काम टर्की के लिए कानून बनाना, लॉ बनाना है। तो आज हम इसका एक इंट्रोडक्शन भी लेंगे, फिर ये भी देखेंगे कि इसमें के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिर इनके पावर्स और फंक्शंस क्या है, इनको क्या क्या इम्यूनिटीज़ हासिल होते हैं, और फिर जो है ना इनके पास पावर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। दोस्तों, ग्रांड नेशनल असेंबली आमतौर पे टर्की में इसको पार्लियामेंट भी कहा जाता है, यानी ये टर्की की पार्लियामेंट है जिसका काम टर्की के लिए लॉ बनाना है। ये सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी। अगर हम पूरे टर्की की सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो ये वाहिद लॉ मेकिंग बॉडी है, और वो है ग्रांड नेशनल असेंबली, जो कि टर्की की पार्लियामेंट है। और इसको एग्जेक्टिव के ऊपर भी पूरा कंट्रोल हासिल है। अगरची 2017 में जो अमेंडमेंट हो गया और प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया गया, तो बहुत सारे पावर्स प्रेसिडेंट को भी मिल गए हैं, लेकिन अब भी थियोरेटिकली अगर हम देखें तो टर्की के अंदर एग्जेक्टिव के ऊपर पूरा कंट्रोल जीएनए का ही है। इसकी टोटल तादाद 600 है। 2017 से पहले इसकी तादाद 553 हुआ करती थी, और बाद में इसको बढ़ा के 600 कर दिया गया है। और ये 5 साल के लिए इलेक्ट होती है थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी एक शख्स का एक वोट, जो भी एडल्ट होगा उसका एक वोट होगा। इसके बेस के ऊपर 5 साल के लिए ये इलेक्ट होती है। अब इस में इलेक्ट होने के लिए, यानी जीएनए के मेंबर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो जीएनए का जो मेंबर होता है वो डिप्टी कहलाता है, और डिप्टी के इलेक्ट के लिए सबसे पहले उसे कम से कम 18 ईयर्स का होना चाहिए। ऑब्वियसली ही शुड बी ए टर्किश सिटीजन ऑफ 18 ईयर्स, और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, या नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, कभी ज़िंदगी में उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना बना हो, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसे मिलिट्री सर्विसेज भी देने पड़ेंगे। ये भी क्राइटेरिया है कि उसके अंदर ये सलाहियत हो और इसके लिए वो विलिंग हो कि अगर ज़रूरत पड़े कल को तो उसे मिलिट्री सर्विसेज भी देने पड़ेंगे। और कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। अगर वो किसी पब्लिक ऑफिस में है तो उसे मेंबर बनने से पहले, डिप्टी बनने से पहले उस ऑफिस को रिज़ाइन करना होगा। अब फिर इनके लिए इम्यूनिटीज़ क्या क्या हासिल हैं? इम्यूनिटीज़ में सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी किसी ऐसी बात पे उसके ऊपर कोई केस नहीं बन सकता कि उसने जीएनए में स्पीच के दौरान कहा हो। हाँ, इसके कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, यानी वो किसी के ज़ातियात पे न जाए, किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बात ना करे, किसी के ज़ाती मामलात में ना घुसे। बाकी उसे खुली आज़ादी है, वो बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है, और उसे किसी भी तरह से अरेस्ट नहीं किया जा सकता। यानी अरेस्ट मींस ये नहीं कि अगर वो कोई कत्ल करे तो फिर उसका अरेस्ट नहीं होगा। हाँ, सिविल केसेस में उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता, या उसके किसी बात के ऊपर उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। उसे अरेस्ट करना हो तो स्पीकर से परमिशन लेना लाजमी होगा। और फिर अगर हाउस की मेजॉरिटी चाहे तो किसी एक मेंबर को मेंबरशिप से फारिग कर सकती है। यानी फॉर एग्जांपल एक मेंबर है और 500 लोग ये चाहे, लेट सपोज कि यार ये ए शुड नॉट बी पार्ट ऑफ जीएनए, तो फिर उसे जीएनए के मेंबरशिप से खारिज कर दिया जाएगा। और अगर वो पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट में जाए और डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट में जाए, या फिर जिस पार्टी से वो इलेक्ट हुआ है उस पार्टी मेंबरशिप से वो रिज़ाइन कर दे, तो फिर भी वो जीएनए के मेंबरशिप से रिज़ाइन होगा। फॉर एग्जांपल कोई एक है जो लेट सपोज जस्टिस पार्टी से इलेक्ट होकर आ गया है, लेकिन वो किसी स्टेज पे उसको उर्दगान अच्छा नहीं लगता है और वो कहता है कि यार मैं जस्टिस पार्टी को छोड़ रहा हूँ, तो फिर अगर वो जस्टिस पार्टी छोड़ दे तो उसी टाइम पे वो जीएनए से भी निकल जाएगा।
اب ان کے پاورز، سب سے پہلے پاور ان کے پاس لیجسلیٹو پاورز ہیں. ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ نئے لاز بنائے، جو موجودہ کنسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر امینڈمنٹس کرے، اور پھر جو ہے نا کاؤنسل آف منسٹرز کو کہے کہ آپ نے کام اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، یہ چیزیں کرے. لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ کنسٹیٹیوشنل لمٹس کے اندر کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ کنسٹیٹیوشن کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. کنسٹیٹیوشن سپریم ہے، کنسٹیٹیوشن کے مطابق لیجسلیشن کریں گے. اور پھر کنٹرول اوور ایگزیکٹو ہے. اب کنٹرول اوور ایگزیکٹو اس طرح سے ہے کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ ایگزیکٹو سے سوال کر سکتے ہیں، ان کے خلاف، ان کے کسی کام کے خلاف کوئی ریزولوشن پاس کر سکتے ہیں، کوئی موشن پاس کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے نا ان کے پاس ایگزیکٹو کے اوپر اختیار بن گیا. اور پھر ایگزیکٹو کے اگینسٹ نو کانفیڈنس موشن پاس کر سکتے ہیں، کیبنٹ کے اگینسٹ نو کانفیڈنس موشن پاس کر سکتے ہیں. اور یہ پھر فورن جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ٹریٹیز کو وائلیٹ کرنا یا ان کو صحیح یا غلط قرار دینا، یہ ان کا اختیار ہے. تو اس طرح سے ان کے پاس ایگزیکٹو پاور بھی ہے. اور فائنانس کے اوپر کنٹرول ہے، کیونکہ ٹرکی کا جو بجٹ بنانا، بجٹ کو اپروو کرنا، یہ کام جی این اے کا ہوتا ہے. تو بجٹ کے اوپر، فائنانس کے اوپر ان کا کنٹرول ہے. پھر اس کے پاس ان کے پاس جوڈیشل پاورز بھی ہیں. یہ اس طرح سے کہ یہ کسی کو بھی جنرل ایمنسٹی دے سکتے ہیں، یعنی عام معافی دے سکتے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ہم نے عام معافی دیا، بس معاف ہو گیا اس کو. ہاں یہ ہے کہ وہ کوئی اینٹی آئیڈیالوجی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی جو ہے نا ٹرکی کے بنیادوں کے ہی خلاف ہو اور پھر جی این اے کہے کہ ہم نے اس کو معاف کیا، اس کو معاف نہیں کر سکتے ہو. اور پھر ڈیتھ سینٹنس اگر کسی کو کورٹ سے مل جائے تو اس کو کنفرم کرنے کا کام بھی جی این اے کا ہوتا ہے. تو جی این اے کے پاس اس طرح سے جوڈیشل پاورز بھی ہیں. اور پھر ان کے پاس جو ہے نا پارلیمنٹری انکوائریز کے اختیارات ہیں. یعنی یہ پارلیمنٹ کے اندر کسی کی بھی انکوائری کر سکتے ہیں. ہاں انکوائری کرنے کے لیے ایک کنڈیشن یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی 1/10 کی سپورٹ حاصل ہو. یعنی 1/10 آف پارلیمنٹ اگر سپورٹ کرے کہ یار ہم نے اس کی انکوائری کرنا ہے، اس کی اسکروٹنگ کرنا ہے، تو پھر وہ کر سکتے ہیں. جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ دوستو. امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ جی این اے کیا ہوتا ہے، جی این اے کا سٹرکچر کیا ہے، جی این اے میں الیکشن کیسے ہوتا ہے، اور جی این اے کے پاورز کیا کیا ہیں.